हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है सबकी ज़िंदगी? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी हैलोएल्केन्स एंड हैलोजेन्स कवर कर चुके हैं, जो कि 2 पार्ट्स में है, 1A और 1B। किसी ने अगर नहीं देखा है तो वो देख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज है आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, आज ये वाला चैप्टर हम करने वाले हैं। जितना होगा उतना ट्राई करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सेशन में हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, एक शॉर्ट रिकैप लेंगे थ्योरी का 15-20 मिनट के अंदर, और उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक कर लेंगे। ठीक है, तो एज सच मैंने सोचा नहीं है कि हमें कितना कराना है, जितना मतलब टाइम परमिट करेगा और उतना ही लेंगे हम लोग। अगर बच गया कुछ तो हम लोग नेक्स्ट एक पार्ट 2B प्लान कर लेंगे, जिसके अंदर हम बाकी का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। ये सेशन जो है आपका रिकॉर्डेड मोड में है। आप जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ लाइव चैट में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए। प्रीमियम मोड में है तो आप उसकी चैट में भी आंसर दे सकते हो। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह कन्वे होती है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे। दोनों का क्यूआर कोड दे रखा है, दोनों स्कैन करना और दोनों को चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, चाहो तो इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स से। अल्कोहल्स के बाद हम लेंगे अपने क्या, फिनॉल्स, और फिनॉल्स के बाद लेंगे हम अपने ईथर्स। ठीक है, चलिए। जिसने भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं रहा है, मुश्किल से 40 दिन रह गए। ओके, चलिए अल्कोहल्स की बात करते हैं। तो अल्कोहल्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर इस तरह से OH ग्रुप होता है। ठीक है, अगर हम इन अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कर दें, अगर अगर ये OH ग्रुप तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, तो इसकी जो चेन क्या है, इसकी चेन R भी हो सकती है। जहां R क्या है, एक एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन अगर ये R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, तब तो ये अल्कोहल कहलाया जाएगा। लेकिन R ग्रुप अगर अराइल हो गया, तब ये फिनॉल हो जाएगा, तब ये फिनॉल हो जाएगा। तो कोई कहेगा कि अगर हमारे को एल्काइल ग्रुप में ही इसी चेन में अगर हमारे को फिनॉल नहीं बना रहा हो, एरोमेटिक अल्कोहल बनाने हो, तो क्या करेंगे? जैसे हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में फर्क है। तो क्या हो जाएगा, R जो ग्रुप होगा वो C6H5 CH2 ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें फर्क होता है, उसके बेसिस पर जो है हम कैटेगराइज करते हैं। अब अल्कोहल को क्लासिफाई कर लेते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है उनके जो है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स पे, जिसमें आ जाता है मोनोहाइड्रिक, जैसे सिंगल OH हो जिसके अंदर, जैसे CH3OH है। देन आ जाता है डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक कैसे? CH2OH CH2OH, इस तरह से डाइहाइड्रिक हो सकता है। ठीक है, ग्लाइकॉल। देन हो सकता है ग्लिसरॉल, है ना। पॉलीहाइड्रिक यानी जो है जिसमें OH 2 से ज्यादा हो तो हो गया पॉलीहाइड्रिक। देन क्या हो सकता है, देन उसके बाद जो है ये जो मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक भी फर्दर क्लासिफाई हो सकता है। कैसे? मोनोहाइड्रिक में आ सकता है आपका sp3OH, और क्या आ सकता है sp2OH। sp3OH किस तरीके से आएगा, sp3OH को भी बताता हूं मैं। sp3OH को कैटेगराइज कर दे सकते हैं हम किसमें, अलाइलिक में। अलाइलिक कैसे? अलाइलिक बताया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप होता है अलाइल ग्रुप। अगर इसमें OH लग गया तो ये sp3 के संग लगा हुआ है, तो ये हो गया अलाइलिक में। नेक्स्ट कैसा हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है बेंजाइलिक में। बेंजाइलिक कैसा, अभी अभी बताया, C6H5 CH2 में लगा हुआ हो। ठीक है, ये हो सकता है बेंजाइलिक में। sp3 में लगा है। sp2 में OH किस तरीके से लग सकता है, sp2 में OH लग सकता है या तो विनाइलिक हो। विनाइलिक बताया था कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है विनाइलिक ग्रुप। इसमें OH लग जाए तो ये लग रहा है, अब ये है sp2 के संग। और दूसरा क्या हो सकता है, फिनॉल। तो फिनॉल क्या चीज है, फिनॉल है अल्कोहल का sp2 में अटैचमेंट, ये हो गया आपका फिनॉल। ठीक है,
ये हो गया फिनॉल। ओके, समझ में आई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अब टाइप्स ऑफ फिनॉल्स की। तो देखो फिनॉल्स की अगर हम टाइप की बात करी जाए तो कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे क्रिजोल क्या होता है, क्रिजोल क्या होता है? तो क्रिजोल ग्रुप होता है फिनॉल में CH3 का लगना। अब वो CH3 अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगाए तो ऑर्थोक्रिजोल हो गया, पैरा पर लगाए तो पैराक्रिजोल हो गया, और मेटा पर लगाए तो मेटाक्रिजोल हो गया। नेक्स्ट आता है कैटेकॉल। कैटेकॉल क्या होता है? कैटेकॉल होता है आपका दो OH लगे हो, अगर ऑर्थो पर OH लगा हो फिनॉल में तो वो हो जाता है कैटेकॉल। रिसोर्सनॉल क्या होता है? रिसोर्सनॉल होता है अगर जो OH है वो मेटा पर लग जाए फिनॉल के अंदर तो वो रिसोर्सनॉल हो जाता है, लेकिन अगर वो पैरा पर लगे तो पैरा पर लगने पे वो हो जाता है क्यूनॉल। फिनॉल में पैरा पर OH लग जाए तो वो हो जाता है क्यूनॉल। लेकिन अगर जो है 1 2 3 इस टाइप का OH लगाओ, यानी मतलब अगर आपका फिनॉल तो है पर फिनॉल में ऑर्थो पर भी लगाए, पैरा पर भी लगाए, ऑर्थो पर भी लगाए, मेटा पर भी लगाए, तो ये हो जाता है पायरोगेलोल। पायरागेलोल, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। देन है हाइड्रोक्सीकिनोल। हाइड्रोक्सीकिनोल, हाइड्रोक्सीकिनोल क्या होता है? अगर 1 2 और 4 पे लगाओ तो ये हो जाता है हाइड्रोक्सीकिनोल, लेकिन अगर लगाओ 1 3 5 पे तो क्या होगा? तो इसका नाम हो जाता है फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्यूसलिनोल, ठीक है, फ्लोरोग्लूसिनोल। ओके, इस तरीके से होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्रिजोल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्रिनॉल, ये चार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आगे की बात करते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें अल्कोहल में, तो अगर सपोज करो R ग्रुप है और OH इस तरीके से लगा हुआ है, तो ऊपर तो लोन पेयर होंगे इस तरीके से, जिनके बीच में लोन पेयर रिपल्सन्स होंगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। ये हो जाता है 108.9 डिग्री, है ना। ओके, इनके बीच में क्या हो, सॉरी, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं, घट जाएगा। तो अब वैसे कितना होता है टेट्राहेड्रल का? 109 डिग्री 28 साइ ये होता है ना, तो इससे जो है ये घट जाएगा, 108.9 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के अंदर क्या होगा? इस टाइप का होगा फिनॉल, और ये हो गया O और H। यहाँ क्या होगा? यहाँ अराउंड 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ठीक है। और यहाँ पे O कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात बताऊं, एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, पर बॉन्ड लेंथ जो होती है यहाँ पर 142 पिकोमीटर होती है, जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 136 पिकोमीटर होती है। अब ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड लेंथ क्यों घट गई? क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से O जो है वो लोन पे डोनेट करेगा रिंग में, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है, ये पता ही है हमें। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो sp3 की ज्यादा होगी sp2 से, और sp की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है। ये हो जाता है ऑर्डर डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ का, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाता है डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो पहला अल्कोहल का मेथड है एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बन सकता है? अगर हम लोग एल्कीन को क्या कर दें, एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन कर दें, यानी एसिडिक हाइड्रेशन, यानी H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, H प्लस प्रेजेंस में होगा तो बन सकता है। इसमें क्या गवर्न करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल गवर्न करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो, सॉरी, हाँ, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहां पर हाइड्रोजन कम हो, है ना। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब पॉजिटिव वहां जाएगा या फिर नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम नहीं ज्यादा हो, यानी अगर यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें आंसर जो है वो RCH2CH2OH बन जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एक आपकी क्या होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अगेन मार्कोनी का रूल गवर्न करता है, ठीक है। देन आ गई आपकी जो है कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बन सकता है अल्कोहल, रिडक्शन से, ऑब्वियसली रिडक्शन कर दो, रिडक्शन किससे कर सकते हो, LiAlH4 से कर सकते हो, NaBH4 से कर सकते हो, ये एग्जाम में आया भी है, ठीक है, या फिर निकल प्लैटिनम इन सब से कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये सब, ठीक है। देन कैसे कर सकते हो आप, देन आप एसिड का रिडक्शन कर सकते हो, एसिड का रिडक्शन कर सकते हो, तो एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, कब, जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiLH4 यूज होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन कैसी है, नेक्स्ट प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हमारे अल्कोहल्स आते हैं, अगर एल्डिहाइड कीटोन हो जाए और एल्डिहाइड कीटोन के संग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर जाए तो हमारा क्या आ सकता है, अल्कोहल आ सकता है, एल्डिहाइड दे देगा हमारे को प्राइमरी, कीटोन दे देगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, समझ में आई, समझ में आई कि नहीं, क्या मैंने सही बोला, नहीं मैंने सही नहीं बोला, जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है सिर्फ यही देगा हमारे को 1 डिग्री, अगर हमारा इस टाइप का एल्डिहाइड हो गया तो ये 2 डिग्री देगा, और लेकिन हमारा जो कीटोन है कीटोन देता है टर्शरी, ठीक है, इस बात का याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो पहले इनिशियली स्टार्टिंग में ज्यादा होगी, क्यों, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी जो होगी, इनके ये एसिडिक होते हैं, अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर पोलर OH ग्रुप है, इस वजह से इनका एसिडिक नेचर शो होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर इनके बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो 1 डिग्री की ज्यादा होगी 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज्यादा होगी 3 डिग्री से, ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में डिक्रीज, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, इसलिए मेटल से रिएक्शन करने पर क्या बना देंगे, इथॉक्साइड, या फिर कहूं मैं एल्काइल एल्कोक्साइड बना देंगे, जैसे कि अगर CH3CH2OH है, अगर इसके संग रिएक्शन कर दी जाए Na की, तो ये CH3CH2O नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये बना देगा, है ना, वही चीज है, बस जल्दी जल्दी रिकैप करा रहा हूँ बस मैं, थियोरी तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी को डिटेल में थियोरी पढ़नी हो तो वो IST वाली थियोरी की मैंने लेक्चर्स लिए थे, 10 चैप्टर के 10 लेक्चर लिए हैं, उन्हें देख सकते हैं, साथ ही साथ में मैंने नॉमेनक्लेचर का और आपका कोऑर्डिनेशन का, बैलेंसिंग वैलेंसिंग सबके लिए लेक्चर्स देखे हैं, उनमें से थियोरी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, हमें पता है एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, ये हमारे को एस्टर दे देता है, फ्रूटी स्मेल होती है जिसकी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कैसी है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी जिसमें CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही हो, CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही हो, ऐसी कौन सी रिएक्शन है, और ऐसी रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होती है, CO बॉन्ड की क्लीवेज है तो इसके अंदर जो टर्शरी वाला होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस बात का याद रखना, ये की पॉइंट है, अगर CO बॉन्ड की क्लीवेज है तो इसके अंदर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी इस टाइप से रिएक्शन जाती है, ठीक है, जैसे कि HX के संग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन थी ये, हेलो एल्केन में पढ़ाई थी ना, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन की रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन PCl3 PCl5 से जो रिएक्शन होती है वो, ये सब ऐसे ही है, इसके अंदर गवर्न कैसे होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन है, वही आपकी पुरानी थायराइल क्लोराइड के संग रिएक्शन, डार्जन वगैरह जो है ना, वही सब, यही सब। नेक्स्ट देखो, एक मिनट, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या हो सकता है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बन के क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और डिहाइड्रेशन के करने के लिए क्या ऑर्डर फॉलो होता है, अगेन 3 2 1 यही ऑर्डर फॉलो होता है, और डिहाइड्रेशन होता कैसे है, कॉन्केस्टुएशन, वो ये टेम्परेचर याद रखना है इसका, सिर्फ और सिर्फ 443 केल्विन पर होता है, तब जाके ही एल्कीन बनती है, अगर टेम्परेचर 413 केल्विन होगा तो ईथर बन जाएगा, ये याद रखना, अगर 413 केल्विन हो गया तो ईथर बन जाएगा,
ओके, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमारे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाएगा, अगर सिलेक्टिव करेंगे तो कार्बोनिल बन जाएगा, अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो एसिड तक जाएगी रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं K2Cr2O7, और क्या यूज कर सकते हैं, एल्कलाइन KMnO4, और क्या यूज कर सकते हैं, PCC, PDC, जोन्स, कॉलिन्स, ये सब रिएजेंट जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन एक और होती है जो है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, कॉपर ट्यूब होता है 573 केल्विन पे। इसमें कुछ नहीं होता, प्राइमरी जो होते हैं वो एल्डिहाइड दे देते हैं, सेकेंडरी जो है वो कीटोन दे देते हैं, और टर्शरी जो है वो कुछ भी नहीं देते, वो सीधे सीधे दोबारा से एल्कीन दे देते। ये बात याद रख। ओके, समझ में आई? इस तरीके से आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन अल्कोहल वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिनॉल्स की। ठीक है, फिनॉल्स में सबसे पहले है प्रिपरेशन, तो वो होता है डाउस प्रोसेस। डाउस है, काओ नहीं है। ठीक है, कैसे बनता है, क्लोरोबेंजीन होती है, क्लोरोबेंजीन के संग जो टेम्परेचर और रिएक्शन की कंडीशन है वो याद रखना। ठीक है, NaOH के संग रिएक्शन होती है, टेम्परेचर बहुत स्पेसिफिक है 623 केल्विन और 320 ATM प्रेशर। इससे क्या बन जाता है, इससे हमारा फिनॉक्साइड बनता है, फिनॉक्साइड की रिएक्शन होती है देन HCl से, तब जाके हमारा फिनॉल बनता है ना। देन होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन हो जाती है तो बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, यानी एनिलीन से BDC जो होता है आपका, BDC होता है, BDC को वार्म वाटर से रिएक्ट कर देते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। ठीक है, ये सब कन्वर्जन में यूज होता है, इसलिए बता रहा हूँ, फालतू में नहीं बता रहा हूँ। अब ब्रशिंग कर रहा हूँ आपके। और एक कन्वेंशनल मेथड जो है वो है क्यूमीन से। ओके, फिनॉल की एसिडिटी की बात करी जाए तो ये किससे होती है, फिनॉक्साइड आयंस की टेंडेंसी से होती है। ओके, समझ में आई? फिनॉक्साइड आयन की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फिनॉल के अंदर चार्ज सेपरेशन जो होता है डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, डीलोकलाइजेशन होता है ना। इस तरीके से देखो, किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो वो लेक्चर्स देख सकता है, ये तो सिर्फ एक रीकैप चल रहा है। इस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, तो क्या हो जाती है, हमारी चार्ज डेंसिटी सेपरेट हो जाती है। एसिडिटी फिनॉल की इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये कब होती है, ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, तो ये हमारी एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मतलब एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो एसिडिक ज्यादा। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट देखो, फिनॉक्साइड है ना। फिनॉल की अगर रिएक्शंस की बात करी जाए तो कुछ नहीं है, अगर CH3COCl से रिएक्शन कर दी जाए, एसिडाइलेशन कर दी जाए, तो ये बन जाता है OCOCH3। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इसकी है, अगर एसिडिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन कर दी जाए तो भी सेम प्रोडक्ट बनता है। बेंजोइलेशन हो सकती है इसकी, बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कर दी जाए तो OCO C6H5 बन जाएगा। ठीक है, NH3 से रिएक्शन कर दी तो एनिलीन बन जाएगा। जिंक से रिएक्शन कर दी तो जिंक से रिड्यूस होकर बेंजीन बन जाती है। ओके, HNO3 से रिएक्शन कर दी तो नाइट्रेशन हो जाएगा आपका ऑर्थो और पैरा पे। ओके, समझ में आई? ये डाइल्यूट के संग है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड के संग कर दी तो जो है
तीन नाइट्रो लग जाएंगे, ठीक है, TNT बन जाएगा, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल कह लो इसे। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ब्रोमिनेशन कर दी, तो ब्रोमिनेशन कर दी तो भी तीन ब्रोमो लग जाते हैं। अगर हमारे को सिंगल ब्रोमो यूज करना है तो CS2 के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन होती है, ओके। और एक लास्ट रिएक्शन ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होता है फिनॉल का, तो इससे ये बनता है, इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। याद रखना ये वाली चीज, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा ईथर। नेक्स्ट है ईथर। ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वॉलेटाइल काफी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। और मैंने बता ही दिया आपको 413 केल्विन पर अगर एल्कीन हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, ईथर बन जाता है प्रिपरेशन करने में, है ना। उसके बाद आपकी जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो रिएक्शन है ही है। बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वॉलेटाइल बता दिया, जो है ना बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ना। सॉलिबिलिटी जो होती है वो कम जो है अच्छे से होती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, तो इसकी भी सॉलिबिलिटी अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। तो हेलोजन एसिड्स के संग रिएक्शन कर दी जाए, जैसे ROR है और हेलोजन एसिड के संग HX के संग रिएक्शन कर दी जाए, तो ये हमारा क्या बना देगा, 373 केल्विन पर ये हमारा जो है वो बना देगा अल्कोहल, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, एक चीज और याद रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है, वो मैं बता देता हूं। इसके अंदर जो है ना चीज गवर्न क्या करती है वो बताता हूँ। सपोज करो एक रिएक्शन है इस तरीके की, ये हमारी ईथर है और HI के संग रिएक्शन हो गई, और ये रिएक्शन हो गई 373 केल्विन पर। तो एक पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट बन जाए ये I और CH3OH, लेकिन एक पॉसिबिलिटी थी कि प्रोडक्ट बन जाए ये OH प्लस CH3I। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इस पर डिपेंड, ये चीज किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करता है कि हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल बनना चाहिए, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है, लीविंग ग्रुप जो निकल रहा है OH ग्रुप, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए, इस पर चीज डिपेंड करती है। तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये बनना है CH3I, ठीक है, समझ में आई। कार्बोकेटाइन इसमें स्टेबल ज्यादा बनना है, ना कि इसमें, इसमें 1 डिग्री है लेकिन इसमें टर्शरी, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बात याद रख, ओके। देन अब इसकी रिएक्शन ईथर की रिएक्शन कर लेते हैं। ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड के संग रिएक्शन करी जाए, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड क्या बन जाएगा, कुछ नहीं है, OCH3 जो है ही, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा, जिसमें पैरा मेजर होता है, ये तो सबको ही पता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दी जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं है, CH3 लग जाएगा आपका ऑर्थो पैरा पे। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दी जाए तो क्या होगा, तो C और CH3 लग जाएगा। HNO3 से रिएक्शन कर दी जाए, नाइट्रेशन कर दी जाए तो NO2 लग जाएगा, ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन क्या होती है, कोलबेज रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन होती है। अगर फिनॉल की रिएक्शन कर दी जाए NaOH के साथ तो हमें पता है फिनॉक्साइड बनेगा, लेकिन अगर इसके अंदर 400 केल्विन पे और 4 से 7 एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर दी जाए तो ये सैलिसिलिक एसिड बना देता है, ये होती है कोलबेज रिएक्शन। नेक्स्ट है राइमर टीमन रिएक्शन, जो एग्जाम में हजारों बार पूछी जाती है। कुछ नहीं होता उसके अंदर, ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है
ये इसकी जगह बन जाता है सैलिसिला एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड कह लो। ग्रामेटिमन में क्या होता है, अगेन फिनॉल होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन स्पीशीज होती है वो कार्बीन होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे होती है, इसकी रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म NaOH से, ठीक है, और इससे बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक बार और बता देता हूं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होती है, RX है, इसकी रिएक्शन हो जाती है NaOR, तो ये ROR डैश बन जाता है, ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, सपोज करो अगर एक क्वेश्चन में ये है CH3Br और NaO इस टाइप का है, तो इससे प्रोडक्ट क्या बन सकता था, इससे प्रोडक्ट जो है वो ये भी बन सकता है और NaBr भी ये हो सकता था इससे प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता था इससे, CH3 ONA प्लस ये Br, ये बन सकता था। प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनता है प्रोडक्ट, ये नहीं बनता, ठीक है, ये बात याद रखना किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहे हैं। सिमिलरली CH3 आई है और ये है फिनॉक्साइड, अब इससे दो चांसेस हैं, या तो प्रोडक्ट ये बन जाता CH3ONA और ये आयोडीन, ये आयोडाइड बन जाता, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो सकता, कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3O ये प्लस Na, ये बनता है, इससे प्रोडक्ट ये नहीं बनता, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है अल्कोहल्स का ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास में क्या होता है हमारा, हम लोग यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट जो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, और इसके अंदर क्या होता है हम लोग देखते हैं टर्बिडिटी को, अगर इमीडिएटली आ गई तो टर्शरी है, अगर आ गई 5 मिनट के अंदर तो सेकेंडरी है, और अगर जो है वो हीटिंग करके ही आती है, हीट करके आती है, तो वो 1 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट वैसे तो हम जो है एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, स्टिल मैं बता देता हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, अगर हमारे को इस टाइप का, वैसे तो ये मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कीटोन देखने के लिए होता है, लेकिन मिथाइल कीटोन वाला टेस्ट ये भी दे देता है इस टाइप का ग्रुप, क्यों, क्योंकि ये टॉटोमराइज हो जाता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में और ये बना लेता है, इस वजह से ये वाला ग्रुप भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अल्कोहल है उस अल्कोहल की रिएक्शन कर देते हैं हम लोग किसके साथ, आयोडीन और NaOH के साथ, और अगर येलो कलर का पीपीटी दे दिया इसने आयोडोफॉर्म का, तो वो हमारा जो है वो बन जाता है क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया तो वो हमारा, हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप हो, और कुछ, ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप लास्ट, और नेक्स्ट और लास्ट चीज है फिनॉल्स के बारे में एक टेस्ट, जिसे कहते हैं FeCl3 टेस्ट। फिनॉल की जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो FeCl3 टेस्ट होता है, इसके अंदर जो है वायलेट, वायलेट कलर जो है ना, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो अगर इस टाइप का बन रहा है वायलेट कॉम्प्लेक्स तो मतलब है कि वो जो स्पीशीज है वो फिनॉल है, और कॉम्प्लेक्स मैं बता भी देता हूँ क्या बनता है, FeO C6H5 का होल 6 और पूरे का 3 नेगेटिव, ये है वो कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल की कंफर्मेटरी टेस्ट बताने, ठीक है, आई बात समझ में, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आगे का सिलसिला। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पर आ जाओ, चलिए जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखो,
Monochlorination of toluene in sunlight followed by hydrolysis with aqueous NaOH yields क्रिजोल। अब देखो क्रिजोल दे रखा है, अगर आपको नहीं बताता मैं कि क्रिजोल क्या होता है तो कैसे सॉल्व करते? क्रिजोल क्या होता है? ये होता है क्रिजोल। ठीक है, उसने बोला कि मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन, टोलुइन है मेरे पास और टोलुइन का मैं मोनोक्लोरिनेशन कर रहा हूं। अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करूंगा टोलुइन का तो ये मेरा CH2Cl दे देगा, और अगर इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस करी अगर, तो हाइड्रोलिसिस करके मेरे को इससे बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा मुझे इससे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 यानी बेंजाइल अल्कोहल। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर? पूछ रहा है कितने जो हैं अल्कोहल्स इस फॉर्मूले से कायरल होते हैं। तो देखो कायरल पूछ रहा है, इसमें कौन कितने होते हैं। तो मैं विजिबल नहीं हूं ना, लो एक बार मैं विजिबिलिटी अपनी ऑन कर। हाँ जी, आई होप मैं विजिबल हूँ अब, है ना। चलिए देखें क्वेश्चन। चलो जी, अब वो पूछ रहा है कितने अल्कोहल्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O के कायरल होते हैं नेचर में। C4H10O से मेरे को अल्कोहल बनाने हैं, तो देखो C4H10 करो, ये रहा C4, एक तो ये हो गया, और क्या बन सकता है? एक अल्कोहल ये बन सकता है, और क्या बन सकता है? एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है अल्कोहल? एक अल्कोहल ये बन सकता है, और क्या अल्कोहल बन सकता है देखना जरा। ये और ये तो सेम ही है, तो इसे हटा देंगे, है ना, रिपीट हो गया ये तो। और क्या अल्कोहल बन सकता है? और देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 1 2 3 और ये 4, मेरे अकॉर्डिंग तो 4 बन रहे हैं। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मुझे बताना, है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 4 ही बन सकते हैं। हम्म, और क्या बन सकता है? अगर मैंने यहाँ वो एच लगा दिया तो फिर से वही बात हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ वो एच लगा दिया, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी मेरे को 4 ही दिमाग में आ रहे हैं। अगर कुछ और बन सकता है तो मुझे बताना, है ना। चलिए, उसके बाद वो बोल रहा है कितने अल्कोहल कायरल है। तो ये तो कायरल होने से रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सब फंक्शनल ग्रुप लगाए तो यहाँ 2 एच हो गए, तो 2 सेम हो गए, तो ये तो कायरल होने से लगा। कायरल मतलब चारों वैलेंसीज अलग, चारों जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग अलग हो। ये वाला देखो, इसके अंदर एक तरफ एच हो गया, दूसरी तरफ फिर से एच हो गया, तो ये भी कायरल होने से रहा। ये वाला देखो, इसमें एक तरफ सी है, एक तरफ सी है, एक तरफ सी है, और एक तरफ ओ एच है। अगेन ये तो होने से, ये भी होने से रहा। ये वाला देखो, एक तरफ हमारा C2H5 है, एक तरफ C है, एक तरफ OH है, और चौथी तरफ क्या होगा इसके अंदर? चौथी तरफ होगा H। ये वाला जो है ये कायरल, ये वाला कायरल होगा। अगर इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। H C2H5 OH और CH। वैसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं कैसे भी रिप्रेजेंट कर लूँ।
ये तो मैंने ऐसे ही मान लिया, मुझे नहीं पता इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्पेस में, मैंने ऐसे ऐसे ही वेज डैश में रिप्रेजेंट कर दिया है और ये होगा कायरल। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो कितने निकले, कितने आइसोमर इसके कायरल निकले? सिर्फ एक ही निकला है। अगर मैं कोई भूल रहा हूं तो बताना मुझे, वैसे मेरे हिसाब से तो यही है, 1 ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी बतानी है अल्कोहल्स की इस रिएक्शन के अंदर। तो देखो ये रिएक्शन कैसी हो रही है, ल्यूकास वाली रिएजेंट हो रही है, मुझे बताया था इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 to 1 होती है, बताया है, ऑलरेडी बताया है, अभी अभी बताया था थ्योरी पढ़ाते समय। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, CH3 CH2 OH को CH3 CHO में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या यूज होता है, KMnO4 K2Cr2O7 और PCC PDC, जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, ये सब बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? और मैंने बोला था अगर हमारे को स्लो माइल्ड करनी हो तो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, तो उसके लिए KMnO4 और K2Cr2O7 यूज नहीं होंगे, तो यानी ये तो यूज नहीं होगा। LaLH4 तो रिडक्शन के लिए यूज होता है, हाइड्रोजनेशन करके कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, PCC यूज करेंगे। आंसर में जो है PDC भी दे सकता था, जोन्स भी, कॉलिन्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट देखो, एल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसी रिएक्शन है? एल्काइल हैलाइड है मेरे पास, कन्वर्ट करना है मुझे अल्कोहल में, किस टाइप की रिएक्शन है भाई ये बताना जरा, कैसे रिएक्शन कन्वर्ट होती है? एल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है बताना जरा। एल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है, अभी पढ़ाया है, देखो एल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है ये मैंने अभी पढ़ाया है। देखो मैंने अभी वहां बताया था ना, ये वाली रिएक्शन अभी यहाँ ही बताई थी, कहाँ गई पता नहीं, मिल नहीं रही। चलो छोड़ो, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है? तो एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करना पड़ेगा, वो न्यूक्लियोफाइल जाएगा और यहाँ पे अटैक करेगा और इसे एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा और ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। कैसी टाइप की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल पूछ रहे कौन सा है इसमें, एरोमेटिक अल्कोहल कौन है इसमें, क्या ये एरोमेटिक अल्कोहल है? एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ये फिनॉल है, एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है ये। मैंने बताया था एरोमेटिक अल्कोहल होने के लिए क्या होना चाहिए, इस टाइप का CH2, इस टाइप के जो अल्कोहल होते हैं ये होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, ये है एरोमेटिक अल्कोहल, यानी ये नहीं है और ये भी नहीं है। कौन बच गया? ये बच गया और ये बच गया, यानी बी और सी होंगे। बी और सी कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, आंसर हो गया थर्ड वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन, सीधा कॉन्सेप्ट पर हिट करता है, बाकी कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं आता तो तुम कुछ भी कर लेना, नहीं आएगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट आता होगा तो सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आयुपैक नेम पूछ रहा है, एग्जाम में पूछा गया है आयुपैक नेम, सीयूटी में आयुपैक नेम आता है, कहाँ से नेमिंग करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ से नेमिंग करो, यहीं से तो करी, क्योंकि हमारे को OH ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है प्रायोरिटी सीरीज के हिसाब से, तो मैक्सिमम चेन चूज करी तो 6 की चेन हो गई। OH को लीस्ट नंबर कैसे होगा? राइट टू लेफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा ये 5 क्लोरो। 5 क्लोरो कहाँ दे रखा है? 2 क्लोरो नहीं, 2 हाइड्रोक्सी हो सकता है, 5 क्लोरो हो सकता है, 2 क्लोरो तो नहीं होगा। अब इन दोनों में क्या होगा? तो हमें पता है कि OH का जो है वो प्रीफिक्स नहीं सफिक्स लगेगा, क्यों? क्योंकि OH जो है ज्यादा प्रायोरिटी पर है, OH का सफिक्स लगता है, तो 5 क्लोरो हेक्सेन, क्योंकि 6 की चेन है तो हेक्सेन हो गया, और 2 ऑल हो गया। ठीक है,
मेटाक्रोजोल का नाम क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेटाक्रोजोल को अच्छे से कर लेना, इन सबको रिजोल को बताया हुआ है ऑलरेडी। बताया था कि इनके रिजोल को अच्छे से कर लेना। रिजोल का मतलब क्या होता है? OH और CH3। मेटाक्रोजोल मतलब ये क्या है? अब ये यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 मिथाइल फिनॉल आंसर हो जाएगा ये 3 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट देखो, इसका आयोपेक नहीं बताओ, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्या है? लॉन्गेस्ट चेन कैसी होगी? तो लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके की होगी 1 2 और ये 3। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। अब इसके बाद सेकंड ग्रुप, सेकंड पर क्या है? ये मिथॉक्सी ग्रुप है, यानी 2 मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी आ गया और 3 की चेन है यानी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखो, कौन सी स्पीशीज जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह काम कर सकती है, ये बताना है। कौन सी स्पीशीज जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? तो मैं बता दूं कि हमारा जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के कौन होगा? जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना पुअर लिविंग ग्रुप होगा। ये भी याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पुअर लिविंग ग्रुप हो। ओके, वैसे स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए, इसे एज ए फैक्टर इसे वैसे मत लेना स्टेबिलिटी ज्यादा को। स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जहां पर स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगा, स्टेबलाइजेशन लीस्ट होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं, स्टेबलाइजेशन लीस्ट होगा जहां पे। इसका मतलब क्या है? O C6H5 है, इसका मतलब क्या है? O नेगेटिव है और C6H5 ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है इसके। ये क्या हो रहा है? ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ क्या है? अगेन ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ NO2 ग्रुप और लगा हुआ है। NO2 ग्रुप लगने की वजह से नेगेटिव चार्ज और स्टेबलाइज होगा, तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है इसकी। और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नहीं करेगा, ये वीक बेस है। स्टेबल बेस इज अ वीक बेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब OR नेगेटिव और OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव न्यूट्रल है, OR नेगेटिव में क्या है? ये यहाँ पे हमारा R जो है वो प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगाने की वजह से स्टेबिलिटी जा रही है। अगर स्टेबिलिटी जा रही है तो बेस स्ट्रॉन्ग यही वाला होगा। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जहां पर स्टेबिलिटी जा रही होगी, तो स्टेबिलिटी कहां जा रही है? सेकेंड वाले में जा रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग कौन रिएक्शन करेगा वाटर में? फिनॉल है, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन हो जाती है क्या पानी के अंदर? बिल्कुल हो जाती है जी, रिएक्शन पड़ी हुई है, यही हो जाएगा आंसर। फिनॉल की NaOH और H2O के संग रिएक्शन पड़ी हुई है, अभी अभी पढ़ाई थी मैंने, देखो। क्या ओरली बताई होगी अभी, चलो छोड़ो। फिनॉल किससे कम एसिडिक होगा ये पूछा गया है। एसिडिक चेक करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखते हैं। देखो सबके कॉन्जुगेट बेस बना, फिनॉल है, फिनॉल का बेस ये रहा। इथेनॉल का क्या हो जाएगा? इथेनॉल का हो जाएगा CH3 CH2 O नेगेटिव। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या हो जाएगा? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल का क्या हो जाएगा? ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिनॉल कम एसिडिक किससे है ये पूछ रहा है, किससे कम एसिडिक है फिनॉल? तो उसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखते हैं।
फिनॉल का बेस स्टेबल है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है इसलिए स्टेबल है, ये बेस स्टेबल है। लेकिन स्टेबल होने की वजह तो कम स्टेबल किससे है? यहाँ पर क्या होगी? यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर, यानी स्टेबल बेस स्टेबल हो जाएगा। यानी इसका क्या होगा? अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो क्या होगी? एसिडिटी ज्यादा होगी, यानी एसिडिटी जो है वो इसकी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होगी फिनॉल से, यानी फिनॉल कम एसिडिक किससे होगा? ऑर्थो नाइट्रो वाले से होगा। अच्छा, फिनॉल इससे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि CH3 जो है वो डोनेट करेगा। अगर डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा? कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा, तो फिनॉल इससे ज्यादा एसिडिक होगा। OCH3 से भी फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। अगेन क्यों? क्योंकि OCH3 भी डोनेट करेगा इसलिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बेंजाइल अल्कोहल दे रखा है, अगेन इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH2O नेगेटिव बनेगा। साइक्लोहेक्सेनॉल बनाएंगे, ये रहा साइक्लोहेक्सेनॉल का कॉन्जुगेट बेस। फिनॉल है, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन होता है। और मेटाक्लोरोफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये रहा जी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? या क्लोरीन की वजह से विड्रॉ हो रहा है, क्लोरीन की वजह से विड्रॉ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा कॉन्जुगेट बेस? इसी का होगा, मेटाक्लोरो का। और किसका होगा? ये रहा आंसर, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, मेटाक्लोरो आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, आज ही वाइंड अप कर लेते हैं इसे, आज ही वाइंड अप कर लेंगे इसे, है ना? नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली क्लास। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। अच्छा क्वेश्चन आ गया अभी, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। फिनॉल है, सबके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएंगे सबके कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल जहां होगा वो वहां पे सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, यानी एसिडिटी जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो देखो, ई तो सबसे ज्यादा होगा नहीं, तो ये तो काट दो क्योंकि यहाँ डोनेटिंग लगा हुआ है। सी भी नहीं होगा, ये भी काट दो। और ए भी नहीं होगा, ये भी काट दो। तो डी से स्टार्टिंग हो सकती है, ई से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, बी और डी से स्टार्टिंग हो सकती है। पर बी में पैरा पे लगा है और हमारा डी में मेटा पे लगा है, तो हमें हमें पता है कि NO2 जो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो जो है, यानी मैं कहूँ माइनस एम जो है वो और पैरा पर ज्यादा लगेगा ऑर्थो से, यानी बी का ज्यादा होगा। अगर बी का ज्यादा होगा तो आंसर हो गया 2, सोचना ही नहीं है। बी और डी में कंपटीशन चल रहा है तो बी का ज्यादा हो जाएगा डी से, देन ए आएगा, क्यों? क्योंकि ए न्यूट्रल बना है। देन सी आएगा, क्यों? क्योंकि वो डोनेटिंग है। और देन ई आएगा। सी पहले क्यों आया ई से? क्योंकि यहाँ पे सी के केस में मेटा पे लगा है, तो यानी मेटा का डोनेटिंग जो है कम नुकसानदायक है देन पैरा के डोनेटिंग से। समझ में आ रही है? मेटा का डोनेटिंग, अगर हम बात करते हैं विड्रॉइंग की, तो विड्रॉइंग में तो पैरा का विड्रॉइंग अच्छा होता है, लेकिन डोनेटिंग में तो मेटा का डोनेटिंग कम नुकसानदायक है ना। हम इसमें बात कर रहे हैं बुरा कौन, कम बुरा कौन है? बुरे दोनों हैं, दोनों ही OCH3 हैं, दोनों ही डोनेट कर रहे हैं, दोनों ही बेकार है। कम बेकार कौन होगा? मेटा वाला होगा ना कम बेकार, क्यों? क्योंकि मेटा वाला कम बुराई करेगा। पैरा वाला जो है वो ज्यादा जो अनस्टेबिलिटी फैलाएगा। पैरा पर ज्यादा लगता है ऑब्वियसली, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, पैरा पर ज्यादा लगता है, तो पैरा वाला जो है वो ज्यादा रायता फैला देगा, ज्यादा चीजों को डिस्टर्ब कर देगा, तो यानी पैरा वाला सबसे लीस्ट होगा, ई सबसे लीस्ट होगा। अगर तुम चाहते ना तो ई को सबसे लीस्ट करके यही एक ऑप्शन था, इससे भी सॉर्ट आउट कर सकते। नेक्स्ट देखो, HBr HCl के संग रिएक्टिविटी बतानी है। HBr HCl के संग मतलब कि समझ लो कि हमारे को SN1 टाइप की रिएक्टिविटी बतानी है। HBr HCl के संग अगर रिएक्टिविटी बताएं तो क्या रिएक्टिविटी होगी? ये न्यूट्रल बना हुआ है, या NO2 है ये विड्रॉ कर रहा है, या Cl नेगेटिव है ये विड्रॉ कर रहा है, क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हमारे को विड्रॉ वाला नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ बनेगा हमारा कार्बोकेटायन,
और कार्बोकेटाइन अगर हमारे को चाहिए तो कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि HBr जो है वो हमारा Br नेगेटिव है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यानी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए क्या चाहिए? अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है तो किस तरीके की स्पीशीज चाहिए? अब पहले एक चीज बता दो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा भी? सबसे पहले तो ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा भी? क्यों? जरा कोई मुझे ये बताए। ये सब मैं रेस कर रहा हूँ, ये सब तो मैंने एक ऐसे बता दिया। पहले मेरे को ये बताना इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरे को ये बता। तो वैसे मैं बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट तुम बताओगे क्या बनेगा। सबसे ज्यादा न्यूट्रल कौन है? ये न्यूट्रल है, तो ए होगा आंसर सबसे ज्यादा। कंपटीशन इन दोनों में है। कंपटीशन अगर इन दोनों में है तो कंपटीशन के हिसाब से कौन जीतेगा? कंपटीशन के हिसाब से सी का जो है ना वो ज्यादा होगा, Cl का जो होता है वो ज्यादा होगा NO2। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। अब क्यों होगा ये तुम बताओ। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। तो प्रोपेन तो ये रहा, ब्यूटेन 2 ये रहा, ब्रांचिंग हो गई, ब्यूटेन 1 ये रहा, और पेंटेन 1 ये रहा। चेन बढ़ती है तो ऑब्वियसली हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, तो यानी पेंटेन का ज्यादा होगा, तो ये कट ये कट। अगर पेंटेन का ज्यादा होगा तो इन दोनों में से कोई आंसर है। अब ब्यूटेन 1 या ब्यूटेन 2, ऑब्वियस सी बात है ब्यूटेन 1 ना, ब्रांचिंग के साथ तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएगा, ये देखो। असर्शन रीजन आ गया, ये देखो। वाटर की रिएक्शन ब्यूट 1 इन से एसिडिक मीडियम में ब्यूटेन 1 ऑल यील्ड करेगी। अगर हमारा ब्यूटीन है और मैं वाटर ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, तो वाटर ऐड करूंगा तो इस टाइप का मार्कोनिकॉफ टाइप का मान लो, तो OH जो है ना वो यहाँ आएगा, OH जो है वो यहाँ आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ब्यूटेन 1 ऑल नहीं आएगा, ब्यूटेन 2 ऑल आएगा। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, सेकेंडरी बनेगा। दोनों ही गलत है, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि NO2 जो होता है विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो क्या करेगा NO2 विड्रॉ करके क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। नाइट्रोक्लोर स्टेबलाइज करता है डिस्पर्जल और नेगेटिव चार्ज से, बिल्कुल सही बात, दोनों ही सही है। ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, NO2 क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने से चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉन्ड एंगल जो है वो ईथर में कम होता है टेट्राहेड्रल से। गलत बात है, ईथर में कम नहीं होता, टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है। क्यों? कि रिपल्जन होता है ग्रुप्स के बीच में। ये बात कैसी है? रिपल्जन्स तो बिल्कुल होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, रिपल्जन्स तो होते हैं, लेकिन रिपल्जन्स होने की वजह से जो होता है कम होता है, ये बात गलत है। ठीक है, असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। ईथर का कम नहीं होता टेट्राहेड्रल से, रिपल्जन होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉल्व करो इसे। या एक काम करो, अभी हमारे पास और क्वेश्चंस कितने रह गए हैं? वैसे मेरे पास, मेरे को लगता है शायद और क्वेश्चंस भी हैं। हाँ और भी हैं, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर ही लेते हैं, खत्म ही करते हैं आज। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज लास्ट क्वेश्चन नहीं है, चलो स्टिल खत्म करते हैं। बोल रहा है फिनॉल्स का ऑर्थोपैरा जो होता है नाइट्रेशन करने पर ऑर्थोपैरा देता है फिनॉल। ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल देता है नाइट्रेशन करने पर कौन से? नहीं भैया, कौन से तो हमारा पिक्रिक बन जाता है ना, पिक्रिक बन जाता है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है OH ग्रुप, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो आंसर हो जाएगा 4। असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी तो सॉल्व करो।
जल्दी बताओ आंसर। इसमें मैंने कॉम्पिटेंसी नहीं कराया ना, चलो कॉम्पिटेंसी भी देखते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हमारे को सही बताना है। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का इंक्रीज करता है कार्बन आइटम्स के साथ, बिल्कुल ठीक बात है, अल्कोहल्स का कार्बन आइटम के साथ इंक्रीज करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो जो है ना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अल्कोहल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ब्रांचिंग से, नहीं ब्रांचिंग से तो डिक्रीज करता है, इसमें कैसे बढ़ता है, ये पता बिल्कुल गलत है। अल्कोहल का कम होता है हेलो एल्केन से, बिल्कुल गलत बात है, अल्कोहल का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हायर होता है कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल ठीक बात है, हायर होगा हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हाई बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से होता है, बिल्कुल ठीक बात है, इसी की वजह से होता है। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंट्रा नहीं, इंटर। अगर बेस्ट चूज करना है तो ये होगा, वरना ये जो है टाइपो है, ये इंट्रा नहीं इंटर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है, क्या होगा इसका प्रोडक्ट? NaBH4 है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कर देगा ये। और किसका रिडक्शन करता है ये? इसका नहीं करता, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। ये क्या है? कीमो सिलेक्टिव है। क्या है? कीमो सिलेक्टिव, या मैं कहूंगा इसे रीजियो सिलेक्टिव, ठीक है। तो क्या करता है ये आपका कीटोन को रिड्यूस कर देगा, लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, तो ये वाला रिड्यूस, ये आंसर हो जाएगा। और हमें पता है कि कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनता है। ओके, समझ में आई? देखो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, और ये इसको रिड्यूस करता नहीं है, और ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये कोई बॉन्ड इस तरह के बनते नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूजन 2 और 4 में था, लेकिन 2 आंसर हो। अच्छा क्वेश्चन था ये, याद रखना, इसकी टेबल लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। LiAlH4 तो सबको कर देता है, लेकिन ये सबको नहीं करता। इसकी टेबल है, कोई मुझे कमेंट्स में रिमाइंड करा देना, मैं अगली क्लास में इसकी टेबल लिखवा दूँ, ठीक है। कौन किसको करता है इसकी मैं टेबल लिखवा दूंगा। ये एक काम करो, लिखवा ही देता हूँ, 1 मिनट है ना, 1 मिनट देना मुझे। चलो यार छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलो, प्रोपेनॉन की मिथाइल MgBr से रिएक्शन, यानी CH3 MgBr की संग रिएक्शन हो रही है, किसकी हो रही है? प्रोपेनॉन की हो रही है। क्या बनेगा? इस टाइप से है, CH3 नेगेटिव है, अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? यहाँ कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? CH3CO नेगेटिव MgBr बनेगा, और ये CH3 ये रहा, और जो अटैक हुआ था वो वाला CH3 ये रहा, अटैक वाला। नेक्स्ट उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस में ये बाहर निकल जाएगा, तो ये CH3 CH सी सॉरी OH CH3 और CH3, ये बन जाएगा आंसर, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। देखना कौन सा है, प्रोपेनोन है ना। देखना जरा कौन सा बन रहा है। अरे ये गलत है, टाइपो है, ये OH होगा, आंसर हो जाएगा 2, टाइपो है अगेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना जरा ऐसे।
ए बताना है ये ए है क्या, उल्टा चलना है। चलो चलते हैं। NaI और H3PO4 के साथ जो है वो बी दे रहा है, AgNO3 के संग सी दे रहा है, सी जो है वो H2PD के संग यानी रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, या मैं कहूँगा हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है, एक मैं देखता हूँ। डी दे रहा है और डी NaNO2HCl के साथ, ये यहाँ पे फिर अगेन ये गलती हो रही है। अबे यार ये जो है फिर टाइपो हो गया, ये कुछ नहीं है। चलो अब वो बोल क्या रहा है, मेथनॉल शुड कम इंस्टेड ऑफ इथेनॉल। टाइपो हो रहा है, इसमें कुछ गलती है, कुछ गलती है इसमें यार। इसलिए मुझे ये वाले क्वेश्चन जो है ना यहाँ के सोर्स के पसंद नहीं है क्वेश्चन। ये वाली लाइन एक बार छोड़ देना, मेरे को समझ नहीं आ रही है इस लाइन का मतलब क्या है। ये पूछा है, ये अगर एसिटाइलडेहाइड हुआ तो एसिटाइलडेहाइड के संग डाइथाइल ईथर नाइट्रोइथेन, अगर मैं इसे ईथर लेके चलूं तो देखो डाइथाइल ईथर का मतलब क्या है, C2H5 OC2H5। अगर NaNI के संग रिएक्शन हुई तो बी हो जाएगा C2H5 और I, ये हो जाएगा ना। AgNO2 के संग रिएक्शन हो गई तो ये हो जाएगा CH3CH2NO2, क्योंकि AgNO2 है इसलिए। NaNO2 होता तो ONO हो जाता। H2PD के संग रिएक्शन होगी, NO2 की रिएक्शन जो होती है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, अमाइड बन जाता है, सॉरी अमीन बन जाता है, NH2 बन जाएगा। ये हो गया डी। NaNO2HCl के संग क्या बन जाएगा, डायजोनियम बन जाएगा ना, CH3CH2N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बाद में हाइड्रोलिसिस कर रखी है तो हाइड्रोलिसिस करके क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। ये लाइन इररिलेवेंट है भाई, इस लाइन का कोई वो नहीं है, ये यहाँ लाइन यहाँ पे इररिलेवेंट आ गई है। ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ए जो था वो डाइथाइल ईथर ही था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए था इथेनॉल। अगर हमें एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं पता होगा तो हम लोग आगे कैसे कंक्लूड करें, इथेनॉल आएगा यहाँ, ठीक है। देन हम ए बता सकते हैं रिवर्ट बैक करके, इस क्वेश्चन में काफ़ी गलतियाँ थी। चलो छोड़ो इस चीज़ को, आगे मूव कर, और काफ़ी गलतियाँ थी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए और इससे हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया। देखो फिनॉल है, CO2 अपन 40 डिग्री सेल्सियस है, हमें बताया है क्या बनेगा इससे, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा इससे, पता है ऑलरेडी, ठीक है जी। सैलिसिलिक एसिड के बाद क्या बनना है यहाँ पे, ये बेसिकली बी है सैलिसिलिक एसिड, तो NaOH और CO2 ये यूज करके ए बनेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ओ Na बनेगा ना, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ए हो जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करके बी हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, और इसकी एसिडिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन हो जाती है तो ये बन जाती है एस्पिरिन। बेसिक प्रिपरेशन है एस्पिरिन की, एस्पिरिन जो कि एक पेन रिलीवर मान लो तुम, वो है, या ब्लड थिनिंग के काम आती है ये मान। सी जो है ना वो एस्पिरिन बन जाती है, एस्पिरिन किस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से बन जाती है, COH और यहाँ पे यहाँ लग जाता है OCO CH3, यहाँ लग जाता है, इसे कहते हैं हम लोग एस्पिरिन, ठीक है, ये बन जाएगी एस्पिरिन, ओके। या इसे कह सकते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कह सकते हैं हम, ठीक है, समझ में आया।
बस यही था इसके अंदर, और तो कुछ था नहीं मेरे हिसाब से, हो गया सब कुछ। एक आध चीज़ अगर कोई रह गई होगी तो हम बाद में कवर कर लेंगे, है ना। यही था मेरे हिसाब से तो चैप्टर खत्म है हमारी तरफ। सेशन की जो पीडीएफ है वो ले लेना आप यहाँ से, ठीक है, क्यूआर कोड से स्कैन करके ले लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। समझ में आई? अच्छा लगा लेक्चर? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।